मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। फिजिक्स में केवल बच्चों, फिजिक्स में आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, मे भी किया भी होगा कुछ जगह पर, बट वो आपने पर्टिकुलर केसेस पढ़े होंगे बेटा, है ना। बहुत ब्रॉड में आपने नहीं पढ़ा होगा, वहां पे आपको बता दिया गया होगा कि ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, एज अ फार्मूला आप ये चीजें जान लो जहां जितना यहाँ पे जरूरी है, बाकी सारी डिटेल्स आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाएंगी। ऐसा बोला गया था। क्यों बच्चों, ऐसा बोला गया था? तो देखो बच्चों, इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन का जनरली यूज क्या है। इसका मैं दो टाइप का यूज आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो मेन आपको यहाँ पे पढ़ने को भी मिलेगा अगले चैप्टर में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, जैसे बच्चों डेरिवेटिव था तो उसका एप्लीकेशन क्या है उसको हम लोग अगले चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नाम से पढ़े थे। उसी तरह इंटीग्रेशन क्या है उसका एप्लीकेशन, मतलब उसका कहाँ पे यूज है, क्या इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से नेक्स्ट चैप्टर आपका मिलेगा। जनरली इंटीग्रेशन होता क्या है? टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड कर्व, एनी बाउंडेड कर्व। कहने का मतलब बच्चों ये है, अगर मैं पूछूं कि मान लो ये कर्व हो गया, एक कर्व ये हो गया, जैसे ये मान लो ये पैराबोला हो गया, ये बच्चों स्ट्रेट लाइन हो गई, ठीक। अब आप देख रहे होगे एक पैराबोला है एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों पैराबोला और स्ट्रेट लाइन से एक रीजन बाउंड हो रहा है, ये रीजन बाउंड हो रहा है, क्लोज्ड है। अब आपसे पूछा जाए बच्चों इस बाउंडेड रीजन का, यानी जो क्लोज्ड रीजन मिल रहा है यहाँ पे, आपसे बच्चों बोला जाए इसका एरिया फाइंड आउट करिए। क्या आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं? अभी कोई तरीका आपके पास है इसका एरिया फाइंड आउट करने का? अभी तो नहीं कर सकते। हाँ, यस, अभी तो नहीं कर सकते बच्चों। भी अभी तक जो आप लोगों ने एरिया पढ़ा है, एरिया वो सिंपल टर्म्स में पढ़ा है, जस्ट लाइक वेल नोन फिगर्स के आप एरिया जानते हो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस, मतलब एरिया सरफेस। अगर वैसे जाएं तो आप लोग सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मेंसुरेशन में भी पढ़े हुए हो, कोन का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, फ्रस्टम का। बट जितने भी शेप्स के, ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में आप जानते हो, जितना ये बाउंडेड रीजन आपको बच्चों दिख रहा है, ये शेप आपने पढ़ा है कभी? जितना बाउंडेड केवल उतने को देखो, जितना क्लोज्ड है, ये कोई पर्टिकुलर शेप है जो आपने पढ़ा है? कोई शेप है? ना तो इसको आप स्क्वायर कह सकते हो, ना तो इसको आप क्यूब कह सकते हो, ना क्यूबॉइड कह सकते हो। तो ये एक एग्जाम्पल है बच्चों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कर्व मिल सकते हैं जो कि क्लोज्ड हो और उनका एरिया हमारे निकालने के लिए हमारे पास कोई फार्मूला ना हो बच्चों। जैसे मैं कहूं एक ये सर्किल हो गया, एक ये सर्किल हो गया, इन दोनों सर्किल के इंटरसेक्शन से जो ये रीजन आया, ये बीच का जो पोर्शन आया, कॉमन पोर्शन, इसका एरिया मान लो फाइंड आउट करना है, तो इसका भी एरिया फाइंड आउट करने के लिए कोई स्पेसिफिक फार्मूला आपके पास क्या है? नहीं है बच्चों। इसी तरह से जैसे एक कर्व मैं ये बना दूं, ये पैराबोला हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay टाइप में, और एक पैराबोला मैं ये बना दूं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay टाइप में, 4ax टाइप में। तो ये जो शेडेड रीजन आएगा, ये जो क्लोज्ड पोर्शन आएगा दोनों पैराबोला के इंटरसेक्शन से, जो थोड़ा सा पोर्शन आ रहा है यहाँ पे, क्या इसका एरिया निकालने के लिए कोई फार्मूला है? अब आते हैं थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म में, थोड़ा सा फिजिक्स के टर्म में आते हैं, वहां पे आप कैसे पढ़े होगे मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूँ। फिजिक्स के टर्म में हो किया क्या गया होगा, कुछ ऐसे मान लो ऐसे कोई कर्व है, और सर ने बोला होगा बच्चों मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये या यहाँ पर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये ए है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए इसकी हाइट, ये बी है तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी। हाँ, और इसके बाद देखो करना क्या है, मान लो यहाँ पे करते क्या थे, जैसे मान लो ये थोड़ा सा पोर्शन है बच्चों, बोला जाए इसका एरिया निकालिए। अब इसका एरिया निकालना है और आपके लिए ये जो इतना जो शेप आप देख रहे हो, ना तो ये रेक्टेंगल में आ रहा है ना स्क्वायर में आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कर्व का पोर्शन है। तो कहते क्या थे, इस स्मॉल डिस्टेंस को कुछ dx मान लो, और जनरली वो आपको dx मनवाते होंगे और फिर इंटीग्रेट करवाते होंगे। ऐसा फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों,
है ना, कि एरिया फाइंड आउट ऐसे कर्व रहता होगा और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट स्मॉल यूनिट्स को क्या dx मान लेते होंगे आप लोग, और फिर उसको इंटीग्रेट करते थे एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पे भी बच्चों एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड कर्व, टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ एनी क्लोज्ड और एनी बाउंडेड कर्व। ठीक है, किसी भी बाउंड, अब आपको ये तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, क्या कभी किसी ओपन कर्व का बच्चों एरिया निकाला जा सकता है, बताइए। किसी भी ओपन कर्व का बच्चों एरिया निकाला नहीं जा सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, ये है, अब पता नहीं ये क्या है आगे, मुझे नहीं पता स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि क्या है, इसका एरिया क्या निकाल सकते हो क्या? तो किसी भी ओपन कर्व का एरिया नहीं निकाला जा सकता। एरिया निकालने के लिए कर्व को क्लोज्ड होना पड़ेगा। अभी तक जितने एरिया आप लोग जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप्स का एरिया निकालते आए हो वो वेल नोन फिगर्स रहते थे, जिनका एरिया हम लोग फार्मूले या कुछ ज्योमेट्रिकल टर्म्स कंस्ट्रक्शन वगैरह यूज करके निकाल सकते थे। बट यहां पर क्या होगा कि कर्व कोई भी हो बच्चों, कर्व कोई भी हो कैसा भी हो, बस वो बाउंडेड होना चाहिए, मतलब वो क्लोज्ड होना चाहिए। और उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, एरिया निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। जैसे मान लो ये, मान लो कर्व हो गया और यहाँ पर एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है, तो हमको मान लो ये एरिया बच्चों निकालना है, इतना एरिया निकालना है, तो हम करेंगे क्या, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे ए टू बी। क्या करेंगे, फंक्शन को ए से बी तक इंटीग्रेट कर देंगे। जैसे अगर एक्स एक्सिस से बाउंडेड है, ये एक्स एक्सिस है मान लो, तो यहाँ पे dx लिखेंगे। अगर वाई एक्सिस से बाउंडेड होता तो यहाँ पे dy लिखेंगे। और यहाँ पे बच्चों क्या लिखते हैं, फंक्शन लिखते हैं, जो भी फंक्शन, ये कर्व, ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व का इक्वेशन होता है, तो जो भी कर्व का इक्वेशन दिया जाएगा वो यहाँ पर रख के इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर देंगे और बच्चों एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और बच्चों, इंटीग्रेशन हम लोग दो कैटेगरी की पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा जाए तो बच्चों दो टाइप के इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट और डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर अंतर आपको समझाऊं, तो वो इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स ना लगी हो, वो इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स ना लगी हो। लिमिट्स मतलब ये जो आप अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे, जैसे ये ए से बी तक आप इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर ये लिमिट पार्ट हटा दो, मतलब ए से बी ना लगाओ, कोई भी लिमिट ना लगाओ, तो वो हो जाएगा बच्चों इनडेफिनिट इंटीग्रल। और अगर आप लिमिट लगा देते हो, अगर आप लिमिट लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है, डेफिनिट इंटीग्रल। जनरली फिजिक्स में जो आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा वो मोस्टली इस टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ा होगा जिसमें लिमिट्स लगी होती हैं, डेफिनिट इंटीग्रल। ऐसे केसेस आपने ज्यादा पढ़े होंगे जिसमें लिमिट्स लगी होती हैं, इस लिमिट से इस लिमिट तक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो वो डेफिनिट इंटीग्रल का पार्ट है बच्चों। पहले हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे, बाद में चलकर डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। इनडेफिनिट और डेफिनिट में अंतर आप ऐसे समझो, जैसे होता है जनरल केस पर्टिकुलर केस। जैसे मान लो होता है ना किसी फंक्शन का ये जनरल केस है, ये पर्टिकुलर केस है, तो मतलब डेफिनिट में मतलब हमको इंटीग्रेशन की एग्जैक्ट वैल्यू तक हम पहुंच पाते हैं और इनडेफिनिट इंटीग्रल में हम तक नहीं पहुंच पाते। और इसी वजह से वहां पे होता क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, जनरली जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी इसका भी थ्योरी हम बता रहे हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी को ऐड किया जाता है जब आप इनडेफिनिट इंटीग्रल निकालते हो। जब अगर आप फार्मूले वगैरह देखे होंगे बच्चों, तो जैसे मान लो बोला जाएगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, किसी को पता है फार्मूला साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स की माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखा रहता है। अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखा रहेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। बच्चों ये जो सी लिखा हुआ है, ये सी बोलते हैं इसको, हाँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। और ये क्यों ऐड होता है किसी भी इंटीग्रेशन के फार्मूले में, हम हर बार सी एक कांस्टेंट क्यों ऐड कर देते हैं, अभी मैं ये समझा रहा हूं बच्चों। अभी इतना समझिए कि ये सी क्या होता है, ये सी बच्चों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। और ये जो सी लगा होता है ये केवल और केवल इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज होता है। यानी आप यहां से भी पहचान सकते हो, जैसे किसी भी इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाले और बाद में प्लस सी ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाता है
कि वो जो इंटीग्रेशन है या जो फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन किया वो कैसा इंटीग्रेशन आया, ये कैसा सोल्यूशन है, इनडेफिनिट का सोल्यूशन है या डेफिनिट का सोल्यूशन है? यस, ये इनडेफिनिट का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ऐड है और जिसकी वैल्यू बच्चों जिस सी की वैल्यू हमें पता नहीं है। जब यही सी की वैल्यू पता हो जाए या सी किसी भी तरीके से एलिमिनेट हो जाता है तब वही इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, डेफिनिट बन जाता है। तो वो सी हटता कैसे है? वो सी हटता है बच्चों जब आप लिमिट लगाते हो, जब आप ये अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाते हो और उसको एक्सपेंड करते हो तो वो सी हट जाता है, तब वो केस हो जाता है डेफिनिट इंटीग्रल का। ठीक है बच्चों, यहां तक में किसी को कुछ पूछना है? ओके, अब थोड़ा सा आते हैं एक कॉन्सेप्ट में जो स्टार्टिंग में यूज हुआ कि इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। और अब समझिएगा थोड़ा सा, देखिए बच्चों, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का सिर्फ इतना मतलब है कि आप किसी भी चीज में जब कोई कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हो, जब बच्चों कोई कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ते हो तो ये जरूर चेक करते हो कि इस रिजल्ट का या इस थ्योरम का कन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। कहने का मतलब आप कोई भी थ्योरम ले लो, कोई जैसे पाइथागोरस थ्योरम ही ले लो कि राइट एंगल, अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है जो कि राइट एंगल है, मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो उसमें ग्रेटेस्ट साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा। और वहां पे बच्चों ये भी था कि अगर कोई ट्राइंगल ऐसा है, अगर कोई ट्राइंगल बच्चों ऐसा है जिसमें किसी एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो वो ट्राइंगल राइट एंगल होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा तो वहां पे आपने ये भी पढ़ा कि इसका कन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। पढ़ा है कि नहीं आपने? दोनों थ्योरम 10th क्लास में थी बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम और उसका कन्वर्स पढ़ा होगा आपने। क्यों? तो इसी तरह से होता क्या, जब भी हम कोई रिजल्ट या कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके कन्वर्स का जरूर हम लोग सोचते हैं कि इसका कन्वर्स मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो क्या हमेशा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है बच्चों, डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। अब डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन माइंड में ये भी आता है कि अगर अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, किसी फंक्शन को डेरिवेट करना, अब हम क्या पढ़ेंगे, किसी फंक्शन को एंटी डेरिवेट करना। मतलब ये बच्चों कि अगर हमें, जैसे आप लोग डेरिवेटिव करते हो और डेरिवेटिव में जो आंसर आता है, डेरिवेटिव करते हो, डेरिवेटिव में जो आंसर आता है, कहने का मतलब अगर आपसे सीधा ये बोल दिया जाए कि किसी फंक्शन का dy बाई डी एक्स, ध्यान से सुनिएगा, किसी फंक्शन का dy बाई डी एक्स, मान लो वो फंक्शन है बच्चों साइन एक्स, वो फंक्शन मान लो क्या है, साइन एक्स है। तो किसी फंक्शन का अगर dy बाई डी एक्स मान लो आया कॉस एक्स, अब आपको ये तो पता था कि चलो y बराबर साइन एक्स है तो उसका डेरिवेटिव किए तो ये आया। बट बच्चों अगर मैं ये यहां से हटा दूं और मैं सीधा क्वेश्चन कह दूं कि एक फंक्शन था जिसका डेरिवेटिव cos x है, तो बताओ वो फंक्शन कौन सा था? बन सकता है क्वेश्चन की नहीं? अभी तो आपने क्या किया, y बराबर साइन एक्स दिया हुआ था, आपने डिफ्रेंशिएट करके निकाल लिया कि dy बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा। बट अगर बच्चों केवल क्वेश्चन ये दे दें हम कि dy बाई डी एक्स है cos x, एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल या कोफिशिएंट या जिसका dy बाई डी एक्स cos x है, तो आप बताइए कि वो फंक्शन कौन सा होगा। मतलब कहने का मतलब अगर ये या फिर ऐसे ले लें, अगर हम कहते हैं एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, एक फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर है, तो बताओ वो फंक्शन क्या होगा? तो बता सकते हो आप? हाँ, अब जैसे ठीक है, बिल्कुल इन्होंने बोला कि जैसे जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव है उसका आंसर होगा एक्स क्यूब। तो बेटा आपने किया क्या, आपने थोड़ा सा उल्टा सोचा कि नहीं कि क्या हम किस फंक्शन का डेरिवेट करें तो ये आएगा। तो ये जो थिंकिंग डेवलप हो रही है माइंड में कि आप उल्टा सोच रहे हो कि अब हाँ आप फंक्शन ढूंढना चाह रहे हो कि ये कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है। तो जो आप ये प्रोसेस है, जो आप ये सोच रहे हो बच्चों कि कौन से फंक्शन का ये डेरिवेटिव है, तो इसी प्रोसेस को ही बच्चों बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। जो आपकी ये थिंकिंग है, अभी आपने जो जो भी सोच के आपने ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब बोला, जैसे यहां पे भी अगर आप सोचोगे तो कहोगे सर यहाँ पर y बराबर साइन एक्स होगा।
तो जिस थिंकिंग पे आप यहाँ, जिस थिंकिंग के साथ आप यहाँ तक पहुंचे हो, उसी थिंकिंग को, उसी प्रोसेस को ही बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। उसी थिंकिंग, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव। और ऐसा काम आपको इंटीग्रेशन में स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में करना भी पड़ेगा। स्टार्टिंग के साथ पहले एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको एंटी डेरिवेटिव मतलब थिंकिंग करके, विदाउट डूइंग एक्चुअल इंटीग्रेशन, केवल इस पूरे एनसीईआरटी में चैप्टर इंटीग्रेशन में 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के ऐसे मिलेंगे जिसको आपको ऐसे थिंक करके सोचना पड़ेगा कि किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव होगा, और उसको बोलते हैं बच्चों एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस बोला जाता है। और उसके बाद 5 क्वेश्चन के बाद आगे के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे है। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7, ये दोनों ही चैप्टर बेटा केवल और केवल फार्मूले पे ही हैं। और जो एप्लीकेशन है, चाहे वो डेरिवेटिव का हो चाहे इंटीग्रेशन का हो, वही थोड़ा सा अच्छा होता है। फिलहाल ये सब तो फार्मूले, जितना ज्यादा आप फार्मूले याद रखोगे आपको क्वेश्चन उतनी आसानी से सॉल्व कर पाओगे। फिलहाल एंटी डेरिवेटिव मैंने इसीलिए बहुत ज्यादा वो, हाँ बोलो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैंने ये बताया हुआ है, वाई वी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हम क्यों फाइंड आउट करते हैं, उसका रीजन ये है टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कर्व, टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कर्व, या टू फाइंड आउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द स्लोप ऑफ द कर्व। कहने का मतलब ये है, dy बाई dx पढ़ने से फायदा ये होता है कि कोई कर्व कहां से कब, जैसे मान लो ये हर एक, अभी इस कर्व की स्टडी हम ब्रॉड, एक जनरल स्टडी तो कर सकते हैं, बट पॉइंट वाइज स्टडी इस कर्व की आप नहीं कर सकते। अगर पूछा जाए कि कहां पर ये मुड़ रहा है, कहां पर फिर ये हाइट पे जा रहा है, कहां पर फिर ये डाउन पे हो रहा है, ये कर्व की हर एक पॉइंट पर पोजीशन, किसी कर्व को मतलब अगर आप ब्रीफली स्टडी करना चाहते हो, ब्रीफली स्टडी का मतलब क्या है? पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज मतलब हर एक पॉइंट पर आप कर्व की पोजीशन जानना चाहते हो, आपकी इच्छा है जानने की कि एक एक पॉइंट पर, जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कर्व की पोजीशन पे क्या फर्क पड़ रहा है। जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कर्व की पोजीशन पर क्या फर्क पड़ रहा है, कर्व कांस्टेंट जा रहा है, कर्व ऊपर जा रहा है, कर्व नीचे जा रहा है। तो ये स्टडी करने के लिए हम लोग डेरिवेटिव पढ़ते हैं, और उसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो जो कर्व के टेंजेंट का स्लोप आप लोग फाइंड आउट करते थे, डीवाई बाई डी एक्स, जिसको एम बोलते थे, वो एक्चुअल में होता क्या था? टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप होता क्या है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट निकालते हो, किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट निकालते हो, तो ये कर्व की आपको एक्चुअल पोजीशन बताता है कि हाँ कर्व यहां से ये घूम रहा है, यहाँ पे वो मैक्सिमा पहुंचा। इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको 2-3 टॉपिक्स जो मिले हैं वो इसी से रिलेटेड, एक तो ये मिला टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो कि इसके मूवमेंट से रिलेटेड है। मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा भी कब कर्व मैक्सिमम पोजीशन पर होगा, कब मिनिमम पोजीशन पर होगा, या किस पॉइंट पर कर्व ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा। साथ ही साथ आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ा। यानी कि मैं ओवरऑल यूं कहूं कि किसी भी फंक्शन को और ब्रॉडली और ब्रीफली अगर स्टडी करना है, ब्रीफली तभी स्टडी बच्चों कर पाओगे जब आपको हर एक पॉइंट पर पता होगा कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, कर्व के साथ क्या हरकतें हो रही हैं, कर्व मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, तेजी से मूव कर रहा है या धीरे धीरे मूव कर रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो पॉइंट वाइज स्टडी कर्व की ये करनी है, तो उसके लिए डिवाई बाई डीएक्स की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ते हैं। स्लोप तो आपने लाइन का ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ लिया है, बट लाइन का स्लोप से ही काम नहीं, हर कर्व लाइन ही थोड़ी होती है, और भी कर्व हो सकते हैं लाइन के अलावा भी। तो हर कर्व, ये जो आप डिवाई बाई डीएक्स प्रोसेस पढ़ रहे हो, ये एक ऐसा मेथड है जिससे किसी भी कर्व के स्लोप के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं, वो चाहे लाइन हो, चाहे सर्किल हो, या कोई भी डायग्राम हो। ठीक है खुशबू? ओके, अब आते हैं एक और टर्म पे बच्चों, जो अभी मैंने कहा कि मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को कि ये जो इंटीग्रल कांस्टेंट c है वो क्यों आता है। इंटीग्रल कांस्टेंट c ये क्यों आ जाता है, ये बच्चों मैं समझाऊंगा वही एंटी डेरिवेटिव मेथड से, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ओके,
अच्छा बच्चों, अगर मैंने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा dy बाई dx इज 2x, और मैं आपसे कहूं, आप सभी लोगों से, आप सोचिए और बताइए कि किस फंक्शन का ये डेरिवेटिव होगा। एक्स स्क्वायर। वेरी गुड, आपने कहा एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर कोई और आए, मान लो कृष्णकांत आते हैं और कह देते हैं सर मैं कह रहा हूं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव है। अच्छा, इसका डेरिवेट करो, क्या आएगा जो मैंने अभी लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अब कोई कोई और आए, कोई कह दे कि सर मैं एक्स स्क्वायर -3 लेना चाहता हूं, तो क्या आएगा? अब देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, डीवाई बाई डी एक्स तो हमारे पास एक ही है 2x, लेकिन उसके लिए जब हम एंटी डेरिवेटिव ढूंढना चाह रहे हैं, उसके लिए जब हम फंक्शन को ढूंढना चाह रहे हैं, तो क्या कोई फिक्स फंक्शन मिल रहा है क्या बच्चों? अलग अलग, अभी आप तो तीन, अभी तो मैंने केवल 3 दिखाए, इस तरह से आप हजारों करोड़ों फंक्शन बना सकते हो कि नहीं? बस आपको कांस्टेंट ही तो चेंज करना है ना? तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर जितने भी टर्म एक्स्ट्रा आप देख रहे हो, जो जो भी एक्स्ट्रा टर्म एडेड है फंक्शन में, वो सब कांस्टेंट है बच्चों की नहीं? ये हो गया या ये हो गया, और इसी कांस्टेंट को बच्चों, ताकि वो जब हम लोग इंटीग्रेशन का मेथड अप्लाई करें तो वो डिस्टर्ब ना करे, और जब आपको केवल डेरिवेटिव पता हो और आप फंक्शन ढूंढ रहे हो, तब आपको एग्जैक्टली कभी नहीं पता हो पाएगा कि कांस्टेंट अगर है रहा होगा तो कौन सा कांस्टेंट रहा होगा, ये एग्जैक्टली आपको नहीं पता। तो इसीलिए उसको नेग्लेक्ट करने के लिए कि वो आंसर को दिक्कत ना करे, हम लोग इंटीग्रेशन में लास्ट में चलकर बच्चों क्या ऐड कर देते हैं, सी ऐड कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपसे पूछा जाए, अब जैसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 2x है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 2x है, तो 2x का इंटीग्रेशन अगर आपसे पूछा जाए, 2x का अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछा जाए बच्चों, तो उसको क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे, लेकिन अभी आपने देखा केवल एक्स स्क्वायर लिखना तो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप एग्जाम्पल देख रहे हो, कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि हो सकता है फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड रहा हो सकता है फंक्शन में कोई कांस्टेंट ऐड रहा हो, इसलिए बच्चों यहां पर हम उस कांस्टेंट को रिकवर करने के लिए हम लोग यहां पर क्या ऐड करते हैं? सी ऐड कर सकते हैं। अब इस सी की वैल्यू चाहे वो बिल्कुल हो सकता है, तो सी, मैंने ये थोड़ी बोला कि सी जो आप ले रहे हो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ये सी जो कांस्टेंट है वो कोई भी रियल नंबर बच्चों हो सकता है। अगर जैसे यहाँ पे -3 लिखा हुआ तो ठीक है, इस केस में सी की वैल्यू मान लो -3 है। सी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है मैंने प्लस सी लिखा तो इसका मतलब ये सी हमें, हाँ बिल्कुल कोई भी, 0 भी हो सकता है फंक्शन यही रहा हो, तो सी की वैल्यू आप 0 भी ले सकते हो। लेकिन जब आपको क्वेश्चन केवल इतना दिया है, तब आपको तो पता नहीं है ना कि क्या ऐड हुआ था एक्चुअल में फंक्शन में, या क्या सब्ट्रैक्ट हुआ था, कौन सा नंबर ऐड हुआ था, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ था, एग्जैक्टली पता तो है नहीं। तो उसी को कवर करने के लिए हम लोग यहां पर सी ऐड करते हैं बच्चों, ठीक है? ये किसी भी इंटीग्रेशन में कांस्टेंट सी क्यों ऐड किया जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि होता क्या है कि अगर आपको फंक्शन का डेरिवेटिव दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए उसका एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो, तो जनरली हम लोग पढ़े क्या है कि अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा, ठीक है? अगर आपने पढ़ा हुआ है कि साइन एक्स का डी बाई डी एक्स हम निकालते हैं तो कॉस एक्स होता है, तो यहां से आप एंटी डेरिवेटिव मेथड से क्या पढ़े हो कि अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? साइन एक्स मिलना चाहिए। बट फिर मेरा यही क्वेश्चन ये है कि मान लो वो फंक्शन अगर साइन एक्स प्लस 2 या कोई साइन एक्स के साथ कुछ कांस्टेंट रहा होगा, मान लो साइन एक्स प्लस 3 रहा होगा, तो डेरिवेटिव तो तब भी कॉस एक्स आएगा, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। लेकिन उस टाइम पे जब हम लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स, तो क्या ये सही रहेगा? क्या ये +3 आपको मिला? नहीं मिला। तो इसीलिए ये 3 दिक्कत ना करे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में लास्ट में क्या कर देते हैं? सी ऐड कर देते हैं। ये सी यही रिप्रेजेंट करता है कि अगर जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर cos x आया है, अगर उस फंक्शन में कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमने सी यहां पर यूज किया हुआ है,
ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन अभी आप देख रहे हो ये कैसा है, डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? जो इंटीग्रेशन मैंने लिखा हुआ है लास्ट में, ये यस, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है, बिल्कुल सही, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। ओके, अब एक चीज और देखिए, अगर मान लो थोड़ी देर के लिए यहां पर मैंने लिमिट लगा दी, क्या लगा दिया? लिमिट लगा दिया, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 2। आपको सर ने फिजिक्स में पढ़ाया होगा लिमिट लगाना, तो मेरे ख्याल से आपको पढ़ाया होगा और आप जानते होगे फिजिक्स में, ये तो मेनली आपने पढ़ा ही होगा ना, कैसे लगाते हैं लिमिट। अगर किसी फंक्शन का एफ एक्स ए से बी पर इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है, तो कैसे इंटीग्रेशन पे लिमिट आप लगाते हो? आपको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दिया जाता होगा, यहाँ पर ए यहाँ पर बी, और सर बोलते होंगे पहले आप एक्स की जगह पे अपर लिमिट रखो, है ना, यानी ये हो जाएगा एफ ऑफ बी, माइनस का साइन लगाओ, फिर एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या रख दो? ए। ये आपने पढ़ा है कि नहीं बच्चों? ऐसे लिमिट को ऐसे अप्लाई करते हैं। अब वही चीज जरा यहां पर अप्लाई करने की कोशिश चलिए करते हैं। एक फंक्शन है 2x, उसका इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, लेकिन इस बार इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लिमिट में कर रहे हैं, मतलब पर्टिकुलरली 1 से 2 पर। इसका मतलब अभी जो फंक्शन है वो कैसा है? क्लोज्ड है। 1 से 2 पर इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे? 2x का इंटीग्रेशन निकालें। 2x का इंटीग्रेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस सी बच्चों। अब करेंगे क्या? यहां पर आप लोअर लिमिट में 1 और अपर लिमिट में 2 रखिए। अब आप इसको जरा अप्लाई करिए, तो जब आप 2 अप्लाई करेंगे, x की जगह पे ध्यान दीजिएगा, जो b है वो यहां पर किसकी जगह पे रखा जाता है फंक्शन में? x की जगह पे। तो जब आप 2 रखेंगे x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस सी, अपर लिमिट बच्चों हमने अप्लाई कर दिया, माइनस, अब आप क्या करिए? लोअर लिमिट अप्लाई करिए, 1 अप्लाई करिए। तो जब आप 1 अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और आगे माइनस सी। अब देखिए ये प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो गया कि नहीं? और आया क्या? 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। अब ये जो इंटीग्रेशन आया, ये बच्चों डेफिनिट आया कि इनडेफिनिट आया? ये डेफिनिट आया। इसीलिए मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि जिस भी इंटीग्रेशन में लिमिट लग जाती है, लोअर लिमिट अपर लिमिट लग जाती है, तो वहां पे सी हट जाता है। सी क्यों हट रहा है? आप यहां से देख रहे हो कि जैसे ही आप क्या करोगे? लिमिट अप्लाई करोगे, जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में एक बार प्लस सी आएगा, और माइनस जब लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस सी आएगा, और सी से सी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि लिमिट तो हम लोग केवल वेरिएबल पे रखते हैं ना, या जो वेरिएबल है वहां पे लिमिट रखेंगे। तो एक बार प्लस का सी आएगा, और क्योंकि बीच में माइनस होता है तो वही सी एक बार क्या हो जाएगा? माइनस में। तो प्लस सी माइनस सी कैंसिल होके जो नंबर या जो सोल्यूशन आएगा वो एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा, डेफिनिट सोल्यूशन आ जाएगा। दैट्स वाई हम लोग कहते हैं कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ना हो, उस सोल्यूशन को हम लोग कैसा सोल्यूशन बोलते हैं? डेफिनिट इंटीग्रल का सोल्यूशन बोलते हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल का डिफरेंस समझ में आया? इनडेफिनिट और डेफिनिट में डिफरेंस क्या है बच्चों? है ना, डेफिनिट में कांस्टेंट टर्म सी ऐड नहीं होता है। दूसरा, डेफिनिट में लोअर लिमिट और अपर लिमिट, मतलब विद इन लिमिट हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। और इनडेफिनिट में इंटीग्रल के सोल्यूशन में कांस्टेंट टर्म आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ऐड होता है, और वहां पे लिमिट नहीं होती है इंटीग्रेशन के दौरान। ठीक है। और बच्चों, इंटीग्रेशन कैलकुलस को देने में 2 लोगों का योगदान रहा है। एक लेबनीज थे, दूसरे आपके इजाक न्यूटन थे। इन्हीं दोनों के कंट्रीब्यूशन से थ्योरी निकलकर कैलकुलस का पूरा डेवलपमेंट हुआ है। और लेबनीज मेन तौर पे, रीमान और लेबनीज, ये 2 लोग इंटीग्रेशन के जनक कहे जाते हैं। इन दोनों लोगों का कंट्रीब्यूशन था इस पे। ओके बच्चों, तो ये तो हो गया थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अभी तक आपको ये समझ में आया इंटीग्रेशन होता क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, बेसिक। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट भी नहीं किया। कहीं भी किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो अभी पूछ सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़े। ओके अब देखिए कुछ फार्मूले हैं, मैं चाहता हूं, हाँ बोलो।
इनडेफिनिट इंटीग्रल बच्चे वो इंटीग्रल होता है जहां पे कोई कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड अप होता है। जैसे एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन मान लो क्या है, एफ एक्स है और यहाँ पे सी हमने ऐड कर दिया। तो ऐसा इंटीग्रल जिसमें लिमिट अप्लाई नहीं होती, मतलब उसको हम विद इन लिमिट अप्लाई नहीं करते, मतलब कुल मिला के वो जो इंटीग्रेट कर रहे हैं फंक्शन को, उसका एरिया नहीं फाइंड आउट कर रहे हैं, हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। जनरली फंक्शन को सम अप करने के लिए भी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है कि बहुत सारे फंक्शन प्लस 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 करके लिखे गए हैं, तो उसको हम क्या करना चाहते हैं, मर्ज करना चाहते हैं, सम करना चाहते हैं। इसीलिए इसका सिंबल भी आप देख रहे हो, पहले ये सिंबल बिल्कुल एस की तरीके से था, फिर बाद में चलकर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया, तो ये सिंबल कुछ ऐसे हो गया जैसे आप अभी देखते हो। तो जनरली ये फंक्शन को ऐड भी करता है, सम अप करता है ये इंटीग्रेशन। तो ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई नहीं होती, जिसको हम विद इन लिमिट इंटीग्रेट नहीं करते, जिसके इंटीग्रेशन में और उसके इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाता है, तो ऐसे फंक्शन ऐसे फंक्शन को या ऐसे इंटीग्रल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्टिंग में इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बच्चों पढ़ेंगे और फिर कुछ एक्सरसाइजेस हो जाएंगी, तब हम लोग आगे चलकर डेफिनिट पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए बच्चों सबसे पहले कुछ फार्मूले आपको एकदम रटे होने चाहिए। फार्मूले सभी आपके बुक में प्रोवाइड हैं और मैं कुछ फार्मूले चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, बाकी पूरे फार्मूले आपके बुक में हैं बच्चों, आप मेरे ख्याल से नोट करके याद कर लोगे, हो जाएगा ना। चलो केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम लिख दे रहे हैं, बाकी सारे फंक्शन का फार्मूले आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा बच्चों। अभी देखिए कुछ फंक्शन के इंटीग्रेशन अभी आप छोड़े रहिएगा, जैसे tan x का इंटीग्रेशन आप छोड़े रहिएगा, मैं बाद में अभी करना सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे इसका निकालते हैं। इसी तरह cosec x का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। tan का आ जाएगा तो cot का भी आ जाएगा, तो कुछ फंक्शन के इंटीग्रेशन आप लोग छोड़े रहिएगा। अब जैसे sin x का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यों हाँ, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ओके। फिलहाल इसको जिसको लिखना हो तो लिख सकते हो कि इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स या माइनस लॉग कॉस एक्स, बट अभी इसकी प्रूविंग मैं आपको दूंगा बाद में, tan x की प्रूविंग है। ओके, कॉट एक्स का होता है लॉग साइन एक्स, ये भी प्रूविंग मैं बाद में आपको दूंगा, इसको छोड़े रहिएगा। ओके, कॉट हो गया, साइन कॉस टेन कॉट, सेक का इंटीग्रेशन पता है, हाँ नहीं, इसका भी इंटीग्रेशन अभी आप छोड़े रहिएगा। कॉसेक एक्स, कॉसेक आप जो बोलना चाह रहे हो, अगर ये बोला जाए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन, तब आप बता सकते हो कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। ये किसी का डेरिवेटिव होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, तो बच्चों जो फार्मूले मैंने अभी छोड़े हुए हैं वो डेराइव मुझे करवाना है, कैसे निकलवाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी जितने भी फार्मूले हैं सब आपको बुक में लिखे हुए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, फार्मूले बच्चों याद रहेंगे तभी आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। क्लासेस देखिए, अब क्लास आज की ओवर होने वाली है, क्लास हमने अभी स्टार्ट तो नहीं किया, बट हम चाहते हैं कि आप लोग पहली एक्सरसाइज आप लोग लगाइएगा। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में जनरल इंटीग्रेशन का मेथड आप यूज नहीं करेंगे, केवल आप सोचने का काम करेंगे। उसमें लिखा होगा कि आप एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए विदाउट डूइंग एक्चुअल इंटीग्रेशन, तो मतलब आपको सोचना है कि किस फंक्शन का ये इंटीग्रेशन रहा होगा। एक आध एग्जांपल्स देख लीजिएगा, नहीं तो मैं उसको बता दूंगा स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन में अगर दिक्कत। लेकिन 5 के बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से, उसमें सीधा सीधा फार्मूले से आपको इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के जितने भी इंटीग्रेशन है आप लोग लगाइएगा बच्चों,